हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है और आपके लिए कुछ स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट भी लास्ट में रखे गए हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। झारखंड के ये जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं झारखंड राज्य के, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और बता दें कि वर्तमान में जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है श्री चंद्रशेखर, जो कि 20 फरवरी 2023 से झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 217 के खंड ए द्वारा होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं वर्तमान में जो उच्च न्यायालय हैं हाई कोर्ट, तो वो हैं जो 25 हाई कोर्ट हैं, तो याद रखेंगे। और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 214 से 231 में जो है भारत के उच्च न्यायालयों के प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद ये हैं, तो याद रखेंगे। और झारखंड जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना सन 2000 में होती है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो की गई हैं हाल ही में, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन हैं, तो अभी हाल में इन्हें नियुक्त किया गया है, ये हैं उपल कुड्डू, तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष कौन बनी हैं, तो वो बनी हैं नादिया कैल्विनो। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं, तो ये बने हैं रणधीर जायसवाल, तो याद रखेंगे इनका नाम। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। पेप्सिको इंडिया के सीईओ आपसे पूछे कौन है, तो वो है जागृत कोटेचा, तो याद रखेंगे जागृत कोटेचा हैं पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बन चुके हैं। दोस्तों, अगर पूछे आपसे यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं, तो यूपीएससी के जो नए सदस्य बने वो शीलवर्धन सिंह बनाए गए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो शेरिंग टोबेगे बनाए गए हैं। और महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी आपसे पूछे तो वो हैं रश्मि शुक्ला। अगर आपसे पूछे सेंथिल पांडियन सी ये कौन है, तो ये WTO के जो है WTO ये भारत के राजदूत हैं, तो WTO में भारत के राजदूत हैं वो सेंथिल पांडियन सी को बनाया गया है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो मानव DNA बैंक जो है कि स्थापना जो है संस्थान जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है BHU, तो ऑप्शन नंबर जो BHU है वो आपका जो है राइट आंसर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये राइट आंसर है। आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जो
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो जंतु विज्ञान विभाग के जो ज्ञानेश्वर लैब में इसे मशीन को लगाया गया है और वहाँ पर बनाया जा रहा है। यह मशीन जो है किसी भी जैविक सामग्री जैसे कि खून, लार, बाल या फिर टिश्यू से डीएनए यहाँ पर निकाला जाएगा। यहाँ से जो है डीएनए निकाला जाएगा और इसके माध्यम से भविष्य की किसी भी महामारी का लोगों पर प्रभाव जो है समझने में आसानी यहाँ पर मिलने वाली है। तो भविष्य में कोई भी महामारी आती है उससे प्रभाव से बचने के लिए ये काम आएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो 2023 के प्रथम पर प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखिए, आपसे पूछे कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये देखिए दिल्ली में की गई। जो भी प्रथम है उसके बारे में हम जानेंगे। ट्रांसजेंडरों की समर्पित भारत की जो OPD की शुरुआत कहाँ पर की गई है, कैसे ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित है, तो ये नई दिल्ली में की गई है। अगर आपसे पूछे भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ये भारत का पहला है, तो ये है बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अगर आपसे पूछे ज्ञानवापी कहाँ स्थित है जिसके तहखाना में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाज़त दी है, तो जिला अदालत ने यहाँ पर पूजा करने की अदालत दी है, ठीक है, तो इजाज़त दे दी है। तो ये ज्ञानवापी पूछ रहा है आपसे कहाँ पर है, तो ज्ञानवापी जो है ज्ञानवापी ये है वाराणसी में। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश वाराणसी में है ज्ञानवापी। तो यहाँ पर जो है वहाँ की अदालत ने पूजा करने के लिए इजाज़त दे दी है। अब आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने जो है 31 जनवरी को ज्ञानवापी में जो है व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाज़त दे दी है। और ये तहखाना जो है 1993 से पूजा पाठ करने से यहाँ पर बैन लगाया गया था, तो अब इसे इजाज़त मिल चुकी है। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को हुई बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो है व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा पाठ को बंद करने का आदेश यहाँ पर दिया गया था, लेकिन जिला जज जो है अजय कृष्ण जो है विशेष ने 31 जनवरी को अपना फैसला सुनाया और बताया कि यहाँ पर पूजा पाठ करने की अब इजाज़त जो है इन्होंने देने की घोषणा की है कि यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो किसने कहा? अजय कृष्ण विशेषण ने। तो याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर के बारे में। PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर किया है। कहाँ पर? बुंदेलखंड शहर में। अयोध्या में सरयू नदी पर जो है सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है लॉन्च की जाएगी। अगर आपसे पूछे उबर ने अयोध्या में EV ऑटो रिक्शा सेवा भी प्रदान की है, तो अयोध्या में जो है EV ऑटो रिक्शा भी शुरू की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो याद रखें गंगा शहर के किनारे जो बसे शहर हैं उनमें जो है वाराणसी और प्रयागराज सबसे स्वच्छ स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखें। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि WHO ने ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों के लिए कितने देश को पुरस्कृत किया है? तो याद रखें तो 5 देशों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अब आइए दोस्तों जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से देश हैं। तो 5 देशों को इसमें पुरस्कृत किया गया है। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। ये ट्रांस जो फैटी एसिड अथवा ट्रांस फैट के बारे में जान लेते हैं। ये सबसे हानिकारक प्रकार की एक वसा है। तो हानिकारक प्रकार की एक वसा है ये, और मानव शरीर पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव यहाँ ये डालती है।
तो याद रखेंगे। और यह मानव रक्त के अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हुए जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ये जो मानव में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हुए खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बढ़ावा देता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में। तो याद रखना है WHO यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, याद रखेंगे। और ये अंतर सरकारी संगठन है। तो ये अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में इसमें 194 देश हैं, जो याद रखें। और मुख्यालय इसका आपसे पूछे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, आपसे पूछे भारत के पहले बीच साइट स्टार्टअप के फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बीच साइट स्टार्टअप फेस्ट का जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों वो मैंगलोर में किया जाएगा। तो ये कर्नाटक में है मैंगलोर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर है। यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो है आयोजन ये 16 से 18 फरवरी 2024 को जो है पहला मैंगलोर बीच साइट स्टार्टअप फेस्ट जो है का आयोजन मैंगलोर कर्नाटक में किया जाएगा। और इससे मैंगलोर शहर के स्टार्टअप के जो विकास हैं इसको बढ़ावा मिलने वाला है। बात करें कि 2024 में 100 से अधिक स्टार्टअप और 50 निवेशक और लगभग 1000 प्रतिभागी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो इतने लोग यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। आइए कर्नाटक आया है तो कर्नाटक से कुछ करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उनको अभी जान लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का यहाँ पर उद्घाटन किया है। और यहीं पर बेंगलुरु में ही भारत का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। कर्नाटक में ही युवाओं के लिए युवा निधि योजना भी शुरू की गई है। और नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवा की शुरुआत भी कर्नाटक राज्य में की गई है। तो नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवा यहाँ पर शुरू की गई है। और कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए जो शक्ति योजना शुरू की गई है। तो याद रखना शक्ति योजना कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। और गृह लक्ष्मी योजना भी कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। तो गृह लक्ष्मी योजना, शक्ति योजना, ठीक है, और नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवा ये कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है, याद रखेंगे। और युवा निधि योजना भी कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गैल ने किस देश के साथ 10 साल के लिए LNG खरीदने के लिए समझौता किया है। देखिए LNG खरीदने के लिए जो समझौता किया है वो किस देश से किया है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ये किया है UAE से। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात से गेल ने समझौता किया है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो गेल जो है ये लिमिटेड जो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ADNOC मतलब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने मतलब गैस से 10 वर्षों के लिए LNG खरीदने के लिए यहाँ पर समझौता किया है। गैल को 2026 से दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो गैल है वो 2026 से पूरे भारत में 10 साल की अवधि के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से डिलीवरी भी प्राप्त करेगी। या मतलब डिलीवरी यहाँ से प्राप्त करने वाली 10 सालों के लिए। तो ये UAE इसका राइट आंसर है, तो याद रखेंगे। अब आइए जो जानते हैं LNG के बारे में, लिक्विड नेचुरल गैस के बारे में, ठीक, इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। लिक्विड नेचुरल गैस LNG ये तरलीकृत एक तरल गैस है और प्राकृतिक गैस भी है, ठीक है, जिसे ठंडा करने की प्रक्रिया के माध्यम से तरल अवस्था में बदल दिया जाता है। और LNG कोयले की तुलना में जो है 40% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तो ये कोयले की जो तुलना में कितने परसेंट कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, 40%, ठीक है। और LNG में जो है 80 से 95% मीथेन होता है। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखेंगे। जो LNG होता है
लिक्विड नेचुरल गैस, इसमें जो है 85 से 95% क्या होता है, मीथेन होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं गैल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है गैल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना इसकी जो होती है वो 1984 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और हेडक्वार्टर जो बनाया जाता है इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। वर्तमान में आपसे पूछे इसके चेयरमैन एमडी कौन है, तो संदीप कुमार गुप्ता इसके चेयरमैन और एमडी हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और यहाँ पर बजट की बात की गई है। तो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है। तो अपने कार्यकाल का पूछ रहा है, कौन सा बजट पेश किया है, तो छठा बजट पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में जो है अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को ये अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है। तो 1 फरवरी को बजट पेश होता है, याद रखेंगे। और वित्त मंत्री लगातार छठी बार बजट के पेश करने वाली दूसरी जो है महिला बन चुकी हैं। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इससे पहले मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। तो ये एक पॉइंट बढ़ता है, अगर आपसे पूछे सबसे अधिक बार जो है किसने बजट पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। ठीक है, मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में 10 बजट पेश किए हैं। कितने बजट दोस्तों, 10 बजट पेश करने का इनको गौरव प्राप्त है। तो सबसे अधिक जो है बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया है। आइए दोस्तों बातें करते हैं, पिछले साल की तरह ये बजट जो है पेपरलेस है। तो ये बजट भी पेपरलेस है। अगला जो साल था उसमें भी पेपरलेस बजट हुआ था। और निर्मला जो सीतारमण है जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, इन्होंने 58 मिनट तक भाषण दिया है। और यह अंतरिम बजट है क्योंकि यह अप्रैल मई में अब चुनाव होने हैं। तो अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं, तो ये अंतरिम बजट यहाँ पर पेश किया गया है। और आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की योजना को ही बजट कहते हैं। जो आने वाला साल होता है उसकी जो कमाई और खर्चे क्या क्या होंगे उसके लिए बजट पेश किया जाता है, तो उसे ही बजट हम लोग कहते हैं। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो एक वर्ष के बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और ये अनुच्छेद 112 के अनुसार मतलब 112 में बताया गया है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देखिए टैक्स रेट किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है यहाँ पर। ठीक, टैक्स रेट में। और जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 11.1 लाख करोड़ का पैकेज जो है मतलब पूंजी व्यय का ऐलान यहाँ पर किया गया है। और रूफ टॉप सोलर जो प्लान के तहत रूफ टॉप, ठीक है, रूफ टॉप सोलर प्लान के तहत इसमें जो है 1 करोड़ घरों को, कितने करोड़, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट हर महीने फ्री मिलने वाली है बिजली। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलने वाली है, तो याद रखें। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपको बजट के बारे में। अगर 0 से 3 लाख जो है यहाँ पर नया टैक्स रेट जारी किया गया है। 0 से 3 लाख है तो कोई यहाँ पर टैक्स नहीं पड़ने वाला है, 0 टैक्स पड़ने वाला है। अगर जो है 3 से 6 लाख है तो 5% जो है बजट पड़ने वाला है। 6 से 9 लाख होगी तो 10% बजट पड़ने वाला है आपको। और 9 से 12 लाख है तो 15% बजट पड़ने वाला है। 12 से जो है जो 15 लाख है तो ये 20%। और इससे ऊपर है दोस्तों, 15 लाख से ऊपर है तो 30% बजट पड़ने वाला है। तो याद रखें, ठीक है, यहाँ पर टैक्स पड़ने वाला है। ठीक है, ये टैक्स की बात की गई है। यहाँ पर देखिए 0 से 3 लाख है तो 0 टैक्स पड़ेगा। 3 से 6 लाख है तो 5% टैक्स पड़ेगा। और 6 से 9 लाख है तो 10% टैक्स पड़ने वाला है। और 9 से 12 लाख है तो यहाँ पर 15% टैक्स आपको पड़ने वाला है। और 12 से 15 लाख है तो 20% टैक्स पड़ेगा। और 15 लाख से ऊपर है आपके पास
तो वहाँ पर 30% टैक्स पड़ने वाला है। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंतरिम बजट 2024 के बड़े ऐलान क्या क्या किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर 2024 में एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए जो है और 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, इसके लिए यहाँ पर बात की गई है। एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 कॉरिडोर बनाए जाएं, ठीक है। और 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदले जाएंगे। तो यहाँ पर भी बात की गई 40,000 जो रेल डिब्बे हैं उनको वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदले जाएं। UDAN स्कीम के तहत छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट बनाए जाएंगे। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी, अब यह GDP का 3.4% होगा। और आशा जो है कि वाहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए। तो आशा जो बहन हैं तो आशा बहनें जो हैं उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए, यहाँ पर भी बात की गई है। और 0 से 14 वर्ष की महिलाओं को जो है सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो किसने 0 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको सर्वाइकल जो कैंसर है उसके लिए भी प्रोत्साहन किया जाए। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपसे पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो खेलो इंडिया 2024 में जो पहला स्थान हासिल किया है वो महाराष्ट्र ने हासिल किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है दोस्तों, याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर 6 खेलो इंडिया मतलब 6वां नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का जो आयोजन है आपसे पूछे कहाँ पर हुआ, तो पहले तो ये याद रखेंगे ये तमिलनाडु में हुआ। और ये जो है 19 से 31 जनवरी 2024 तक किया गया। इसका जो आयोजन है दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर में किया गया है। और पहली बार जो है इसमें स्क्वैश को भी शामिल किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार किसको शामिल किया गया है, स्क्वैश को भी शामिल किया गया है। जो सिलंबम को स्वदेशी मार्शल आर्ट के रूप में भी प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। तो सिलंबम जो है ये मार्शल आर्ट है, तो इसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ये बात है आप याद रखेंगे। और पहली बार स्क्वैश को भी शामिल किया गया है। आयोजन कहाँ पे होता है, तो तेलंगाना में, तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है। तो याद रखेंगे कहाँ पर दोस्तों, तमिलनाडु में। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर इसके शुभारंभ के बारे में। तो इसका जो शुभंकर था, आपसे पूछे क्या शुभंकर था, तो बीरा मंगाई जो वेलू नाचियार इसका शुभंकर था। और इसका आयोजन जो है, इसके आयोजन में 5600 से अधिक यहाँ पर एथलीटों ने यहाँ पर भाग लिया है। और ये जो व्रती अग्रवाल हैं जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं, इन्होंने तैराकी में 5 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कौन, इनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, व्रती अग्रवाल। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के। इन्होंने तैराकी में 5 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जो है यहाँ पर प्राप्त किए हैं। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो संस्करण है यहाँ पर देख रहे हैं विजेताओं की, ठीक है। तो यहाँ पर 2018 में हरियाणा विजेता था। 2019 की बात करें तो महाराष्ट्र था। 2020 में भी महाराष्ट्र था, ठीक है। 19 और 20 महाराष्ट्र था। और 2021 में हरियाणा था। और 2023 की बात करें फिर महाराष्ट्र यहाँ पर विजेता बना। और 2024 में फिर भी महाराष्ट्र विजेता बना। तो 23 और 24 में महाराष्ट्र विजेता था। अब की देखिए 2024 में जो महाराष्ट्र है वो 57 गोल्ड इसमें जीता है और 48 सिल्वर जीते हैं। और ब्रोंज जो जीते हैं वो 43 ब्रोंज जीते हैं। कुल पदक की बात करें तो 158 कुल पदक जो महाराष्ट्र ने जीते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो था वो तमिलनाडु था, ठीक है। तमिलनाडु ने इसमें 38 गोल्ड जीते हैं और 21 सिल्वर जीते हैं, 39 यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीते हैं और कुल पदक 98 जीते हैं। तो तमिलनाडु दूसरे पर रहा और हरियाणा तीसरे पर, दिल्ली चौथे पर, राजस्थान 5वें नंबर पर रहा। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा क्या है, हाल ही में भारत के कितने
वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो कितने वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों 5 वेटलैंड को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के 5 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। और बात करते हैं इसमें जो 2 वेटलैंड वो तमिलनाडु के हैं और 3 वेटलैंड जो है वो कर्नाटक के हैं। यह बात आप याद रखेंगे। कितने? 2 हैं तमिलनाडु के और 3 जो हैं वो कर्नाटक की वेटलैंड शामिल किए गए हैं रामसर साइट में। और इसी के साथ भारत में अब जो है 80 वेटलैंड रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। तो कितने वेटलैंड शामिल हो चुके हैं? 80 वेटलैंड रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। अब आइए दोस्तों अब बात करते हैं रामसर साइट में शामिल हुए वेटलैंड कौन कौन से हैं दोस्तों। उनके बारे में 5 शामिल हुए हैं दोस्तों। तो पांचों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक है अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, और जो है अघनासिनी एस्चुरी जो कि कर्नाटक में है, ये शामिल किया गया है। और मगधी केरे संरक्षण जो कि कर्नाटक में है, ये शामिल किए हैं। तो 3 कर्नाटक के शामिल किए गए हैं, 2 तमिलनाडु के शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन? एक तो किया गया है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। और एक है लन्नाबुड सोला रिजर्व वन, ये कर्नाटक में है। तो वो तमिलनाडु में है। तो 2 तमिलनाडु के शामिल किए गए हैं, 3 कर्नाटक के शामिल किए गए हैं। तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुए वेटलैंड जो हैं, तो उनके बारे में हमने बात कर लिया है। अब तमिलनाडु में सबसे अधिक क्या हो गए हैं? तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। तो तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य है। तमिलनाडु में अब जो है वो 16 जो है रामसर साइट हो चुके हैं। तो तमिलनाडु में जो 16 लैंड को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। तो अब तमिलनाडु में 16 हो चुके हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर में है वेटलैंड जो है। उत्तर प्रदेश में जो है 10 वेटलैंड जो है वो में रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड जो हैं वो रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है और पहले नंबर पर तमिलनाडु है। ये बात आप थोड़ा सा नोट करके रखेंगे। अब आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्द्रभूमि क्या होती है। तो आर्द्रभूमि आप समझ रहे हैं, नमी एवं दलदली भूमि वाले क्षेत्र को ही आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। किसको? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को ही आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र भूमि जल को ही प्रदूषण से मुक्त बनाती है। तो ये भी बात आप याद रखें। आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र जो है वर्ष भर आंशिक रूप से पूरी तरह से जल से भरा रहता है। तो ये सभी पॉइंट ये है आर्द्र भूमि से संबंधित है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो है रामसर साइट संधि के बारे में। रामसर जो साइट संधि है वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि के नाम से जानते हैं। तो कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में। और ठीक है, तो यहाँ पर हुई थी कहाँ पर? ईरान में। तो यहाँ ईरान पर हुई थी। और ये संधि जो है ये 1975 को यहाँ से लागू होती है और 2 फरवरी को हर साल आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों। और इसकी जो थीम है 2024 में जो थीम रखी गई है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलिंग जो रखी गई है इसकी थीम, ठीक है, याद रखेंगे। क्या थीम है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल विंग इसकी थीम रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है। आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? तो आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? तो वो है जो है पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर है। तो आरबीआई ने जो है इस पर रोक लगा दी है, ठीक, इसके ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है पूर्ण रूप से। आइए इसके बारे में जानते हैं। आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। यहाँ से कोई पैसा ना निकाल सकता है ना अब डाल सकता है पेटीएम पेमेंट बैंक में। ये कंपनी जो है
29 फरवरी को के बाद जो है बैंक की सर्विस जो है यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो 29 फरवरी के बाद जो है बैंकिंग सर्विस यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। तो 29 फरवरी से बैंक की सर्विस यहाँ पर नहीं दे पाएंगे कोई भी, और बैंक जो है बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते यह कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जो नियम है बैंकों के उसका पालन न करते हुए यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगा दी है। अब यहाँ पर ना तो कोई ग्राहक नया जोड़ सकता है और ना ही ट्रांजैक्शन कोई कर सकता है। तो 29 फरवरी को के बाद जो है मौजूदा जो ग्राहक अकाउंट में अमाउंट है वो ऐड नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी ना अमाउंट ऐड कर पाएंगे, ना कोई ट्रांजैक्शन ऐड कर पाएंगे, ना कोई जो है ग्राहक यहाँ से जुड़ पाएगा। तो 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विस देना बंद कर देगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे की। पेटीएम बैंक जो है पेमेंट बैंक है, इसकी स्थापना जो है 28 नवंबर 2017 को इसकी स्थापना की जाती है और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो नोएडा में इसका मुख्यालय होता है। और जो इसकी स्थापना करते हैं वो विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक हैं। तो ये सारी बातें आप याद करके रखेंगे, ठीक है, चर्चे में है तो ज़रूर याद करके रखेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, क्योंकि आरबीआई आया है तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्थापना आरबीआई की होती 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका है मुंबई में और वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। आपसे अगर पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है तो 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास का रिवीजन है और पहला क्वेश्चन है कि सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं, तो वो मलेशिया के राजा बने हैं। नेक्स्ट है इंसानों में पहली ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है न्यूरालिंक के द्वारा। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है, तो 4 सदस्यों की गई है। नेक्स्ट है लघु वाणिज्यिक द्रव्य जो क्राफ्ट है का योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछते THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी % बढ़ेगी, तो 7% बढ़ेगी। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं चंपई सोरेन बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अगर आपसे पूछें कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जयशाह को बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो वो है 93 रैंक है। तो याद रखेंगे। और भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके के रिवीजन के बारे में। ये आपकी जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, तो इसको जो है आप एक कॉपी में जो नोट डाउन करके रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए आपसे पहला क्वेश्चन है कि बिली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है कहाँ का है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग पदार्थ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए। तो जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कोई विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें नेफेड की स्थापना जो है कृषि उपज विपणन सुधारने के लिए की गई थी। तो कृषि विपणन उपज को सुधारने के लिए जो है किसकी स्थापना, नेफेड की स्थापना की जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसीन प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे पूछें कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो ये सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है कि
यूएसए और कनाडा के मध्य जो रेखा है कौन सी है? तो 49 समांतर रेखा है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगर आपसे पूछे भारत का सिलिकॉन वैली राज्य कौन सा है? तो यह है बेंगलुरु जो है यह है, तो याद रखेंगे। और बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट आपके लिए है स्टैटिक जी का रिवीजन पॉइंट। अब दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्न का। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन थे? तो पहले थे तो याद रखेंगे, तो वो कौन थे? तो वो थे इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर था, तो याद रखेंगे। और सर्वेश काजी ने इसका राइट आंसर दिया है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं आज के प्रश्न का। आज का हमारा आपसे प्रश्न है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सभी को जय हिंद जय भारत।